नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीबी लाइव के इस खास कार्यक्रम ब्रेकिंग न्यूज़ में। इस कार्यक्रम में हम आपको आज की खबरों की जो खबरें इस समय है अब तक की ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी देंगे, उन पर चर्चा करेंगे। आज 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं। इस समय वोटिंग जारी है। वोटिंग के परसेंटेज क्या है उसके ताज़ा तरीन आंकड़े आपको देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को के बाद अब ऑस्ट्रिया पहुंच चुके हैं। वहां पर उनका क्या कार्यक्रम है, क्या उसका महत्व है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। इसके अलावा सुबह सुबह आज एक दुखद घटना सुनाई पड़ी उत्तर प्रदेश में, जहां उन्नाव में एक डबल डेकर बस एक वहीं सड़क पर खड़ी एक उस पे टैंकर पर जाकर के टकरा गई। कई लोगों की मौत हो गई, 18 लोगों के मरने की खबर आ रही है। इस खबर पर भी चर्चा करेंगे कि इस तरह की घटनाएं, इस पर जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है, कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। बावजूद इसके वहाँ पर क्यों सुविधाएं ऐसी नहीं की जा रही हैं, ऐसी व्यवस्थाएं नहीं की जा रही हैं कि ये घटनाएं बार बार हो रही हैं। इसके अलावा एनटीए की भी चर्चा करेंगे, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। लगातार इस पर सवाल उठ ही रहे हैं। अब ये हो रहा है कि एजेंसी को भंग कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये अपनी उपयोगिता पूरी तरीके से ये खारिज कर चुकी है, अपनी उपयोगिता साबित करने में नाकाम रही है। और हाथरस में जो इतनी बड़ी घटना हुई, इस पर एसआईटी ने कल रिपोर्ट पेश की है, लेकिन इस रिपोर्ट को लेकर के बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। सबसे ज़्यादा सवाल उठाया है उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी नेता मायावती ने। उनका कहना है कि इसमें ये पूरी तरह से सरकारी रिपोर्ट है, और जो मुख्य आयोजनकर्ता, उन्होंने बाबा भोलेनाथ को मुख्य आयोजनकर्ता बताया है। उन्होंने कहा है कि उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारी खबरें हैं जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, उत्तर प्रदेश में जो प्राइमरी स्कूल के बेसिक शिक्षा विभाग के जो अध्यापक हैं, उनके लिए डिजिटल अटेंडेंस की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन 6 लाख से ज़्यादा शिक्षक उसके विरोध में उतर आए थे। क्यों विरोध था, इसकी हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन उनके विरोध के बाद इस फैसले को वापस ले लिया गया है। तो ये खबरें हैं, और भी जो ब्रेकिंग खबरें आएंगी उस पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे, बात करेंगे। हमारे साथ इस स्टूडियो में इन सभी खबरों पर चर्चा के लिए डीबी लाइव के एडिटर इन चीफ राजीव जी हैं, और राजीव जी के अलावा ऑनलाइन एडिटर हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी हैं न्यूज़ रूम के, और हमारे कई साथी हैं जिनसे हम लगातार इनपुट ले रहे हैं। उनसे हम पूछेंगे भी कि क्या अपडेटेड खबरें आ रही हैं। राजीव जी, सबसे पहले हम लोग इलेक्शन की बात कर लें। आज की बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, 7 राज्यों में हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सीटें हैं, हिमाचल की सीटें हैं। ये वो राज्य है जहां के विधायकों ने जीतने के बाद इस्तीफे दे दिए थे, या कुछ जगहों पे कुछ कैंडिडेट्स की मृत्यु हो गई थी। तो अभी ताज़ा तरीन क्या है, वहाँ वोटिंग को लेकर के उत्साह नज़र आ रहा है या फिर केवल औपचारिकता हो रही है? नहीं, एक्चुअली उपचुनाव में औपचारिकता ज़्यादा होती है ना, और उत्साह का माहौल वैसा बनता नहीं है जैसा नॉर्मल होता है। लेकिन फिर भी 13 सीटों पे 7 राज्यों की, और जिसमें बिहार की एक सीट है, रुपौली सीट, जहां बीमा भारती जिन्होंने इस्तीफा देकर आरजेडी ज्वाइन किया था, फिर चुनाव में आई थी, लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव से हार गई। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर चुनाव है। उसके अलावा ये तीनों निर्दलीय थे, और पहले इन्होंने इस्तीफा दिया था। और जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था उस समय खेल हुआ था जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी को हार मिली थी। मध्य प्रदेश की एक सीट है, पंजाब की एक सीट है, तमिलनाडु की एक सीट है, उत्तराखंड की 2 सीट है, और पश्चिम बंगाल की 4 सीटें। इस ढंग से 7 राज्य और 13 सीट जो आप बता रहे हैं। और अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पोलिंग वाला जो राज्य है अभी तक वो तमिलनाडु है, जहां तमिलनाडु की जो एक सीट है वहां लगभग 13% की पोलिंग दिखाई दे रही है। लेकिन उसके अलावा उत्तराखंड में एक जगह 6.5%। उत्तराखंड, बिहार, इन सब राज्यों में या वेस्ट बंगाल में बारिश खूब हो रही है। अभी तमिलनाडु में उतनी बारिश नहीं है जितनी, क्योंकि ये अभी पूरे शबाब पे है। मानसून इधर है, मतलब उत्तर में है, इसलिए थोड़ा। उत्तराखंड में तो बड़ी भीषण बारिश, कई लोगों की मृत्यु हो गई है, मौत हो गई है। बिल्कुल, इसलिए कई लोगों की लैंडस्लाइड से जान चली गई। तो इसलिए दिक्कत उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में और भी ज़्यादा अच्छी पोलिंग हुई है। लगभग एक जगह हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में 16.48% की पोलिंग हो चुकी है। तो उपचुनाव, लेकिन इस उपचुनाव में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो उत्साह की बात आप कर रहे हैं, उत्साह की बात यहाँ देखी जाए तो एनडीए और इंडिया के बीच मुकाबला है।
ये मुकाबला बीजेपी या कांग्रेस के बीच नहीं है। ये मुकाबला इस ढंग से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब जबकि पूरा का पूरा बाइपोलर पूरी स्थिति बन चुकी है, संसद में भी या संसद के बाहर देश में एनडीए का राज है और इंडिया अपना शासन चाहता है, कोशिश में है तो राज में आ जाए। तो इसलिए यहाँ पर अब इंडिया बनाम एनडीए है और इसीलिए अब की बारी कौन किस पर भारी हम लिख भी रहे हैं अपने थंबनेल में, और इसीलिए कि ये जो इंडिया भारी होने जा रहा है या एनडीए भारी है। और चुनाव में हम लोगों ने देखा सरकार तो एनडीए की बन गई और खासकर बीजेपी लीड सरकार है, लेकिन ये उपचुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है और इस उपचुनाव से इसमें अगर इंडिया को बढ़त मिल जाती है, कुछ अच्छी सीटें, अधिक सीटें मिल जाती हैं एनडीए के बनिस्पत, तो एक उत्साह और बढ़ेगा और मनोबल डाउन होगा नरेंद्र मोदी का, क्योंकि रोज सरकार गिरने की बात होती है और ये सही भी है। कई लोग कहते हैं कि नहीं, यहाँ तो रोज जो सोशल मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म है रोज सरकार गिरा रहे हैं, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि सरकार सचमुच किसी न किसी दिन गिर सकती है, क्योंकि अगर बैसाखियों के सहारे अगर सरकार आप चला रहे हैं और ये दोनों बैसाखी जो मजबूत बैसाखी आपके नहीं हैं, क्योंकि बिहार है और आंध्र प्रदेश है, ये दोनों अगर हाथ खींच लेते हैं तो सरकार आपकी नहीं रहेगी, गिर जाएगी। आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिसोर्ट पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जो दो बैसाखियां हैं ये तो महत्वपूर्ण हैं ही। आप ये देखिए कि 10 साल में जो ये मोदी एरा है बीजेपी का, इसमें पहली बार ये हो रहा है कि पार्टी के सांसद ये सवाल उठा रहे हैं कि हमको मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। पार्टी के सांसद उठा रहे हैं, पार्टी के नेता, जिम्मेदार नेता उठा रहे हैं ये सवाल कि पार्टी क्यों हारी है, उसमें किसकी भूमिका है। जाहिर सी बात है उनका सीधा सीधा आरोप है या सीधा सीधा जो सवाल उंगली उठ रही है वो इस पर उठ रही है कि केवल एक फेस पे हमने चुनाव लड़ा है। बिल्कुल। तो उसी तरफ उंगली, तो ये 10 साल में हम पहली बार ये परिवर्तन देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये मजाक उड़ाया जाए चाहे जो कहा जाए, लेकिन ये बात तो सही है कि सरकार तलवार की धार पर है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस हिसाब से ये उपचुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इस ब्रेकिंग न्यूज में इस उपचुनाव की चर्चा समीर जी इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां से एक दिशा तय होगी, देश की सियासत की एक नई दिशा मिल सकती है इन 13 सीटों से। अगर इसमें एनडीए आगे होता है तो एनडीए यानी नरेंद्र मोदी का मनोबल बढ़ेगा। वो आप जानते हैं कि सेलिब्रेट ये लोग कैसे करते हैं, वो शायद सेलिब्रेट करें। आज इस वक्त जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया में है, वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, लेकिन दूसरी तरफ और रूस से वो कल शाम को देर शाम ऑस्ट्रिया पहुंचे, लेकिन जब वो लौट के आएंगे और जब रिजल्ट सामने होगा, आज रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट सामने होगा तो 12 को रिजल्ट है, तो उसके बाद शायद हो सकता है अगर उनके गठबंधन को एनडीए को बढ़त मिल जाती है, ज़्यादा सीटें मिलती हैं, लेकिन एनडीए को अगर ज़्यादा सीटें नहीं मिलती हैं तो फिर उनका मनोबल डाउन होगा, इंडिया का मनोबल बढ़ेगा। और इंडिया का मनोबल ऐसे भी बहुत बढ़ा हुआ है, इंडिया सरकार में नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि राहुल गांधी लगातार पिछले आप 5 दिनों का वो देख लीजिए, राहुल गांधी 5 दिनों में कहां कहां नहीं गए। दिल्ली की सड़कों पे रहे राहुल गांधी उसके बाद हाथरस अलीगढ़ गए, राहुल गांधी उसके बाद गुजरात पहुंचते हैं, राहुल गांधी उसके बाद मणिपुर पहुंचते हैं, फिर रायबरेली उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं। तो ये 5 दिन में 5 अलग अलग घटनाक्रम, और इसके बाद 2 दिन बाद राहुल गांधी को आप पंढरपुर में पाएंगे 2 दिनों के लिए महाराष्ट्र में। और 13 और 14 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट महाराष्ट्र की सियासत के लिए भी होने जा रहा है, क्योंकि वो ऐसा वो मेला है, पंढरपुर का मेला, और उसमें धार्मिक जुलूस निकलना, विठोबा महाराज की पूजा होती है वहाँ पे, और एक हिंदू के नाम पे, और राहुल गांधी का हिंदू समाज न कि बल्कि बीजेपी और आरएसएस और नरेंद्र मोदी पर जो कमेंट था उस कमेंट को लेकर पूरे हिंदू समाज को बदनाम किया, ऐसा बताया जा रहा है राहुल गांधी को लेकर। लेकिन जब राहुल गांधी पहुंचेंगे हिंदू समाज के इस कार्यक्रम में तो एक मैसेज अलग जाएगा। सियासत में सब कुछ चलता है और राहुल गांधी को तो स्पेशली आपने डिफेम करने की कोशिश की ही है, लेकिन राहुल गांधी उसको हमेशा खारिज करते हुए दिखते हैं, बोलते नहीं हैं, दिखते हैं। जैसे कल भी हम लोगों ने एक सीन देखा, कल वहाँ पर रायबरेली जब वो पहुँचे तो हनुमान मंदिर गए और वहाँ पर उन्होंने पूजा की। अभी आपने जो कहा कि ऑस्ट्रिया में है प्रधानमंत्री जी, आएंगे तो अगर एनडीए के फेवर में रिजल्ट होते हैं तब क्या होगा, और अगेंस्ट में होते हैं तो एक बात तो है कि अगर फेवर में होते हैं तो उसका जम करके जश्न मनेगा,
अगेंस्ट में होता है तो चर्चा नहीं होगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है, जो अभी तक का मैं उनका ट्रेंड देख रहा हूँ। एक बात अभी इस पर हम लोग करेंगे विस्तार से चर्चा। उनका सुन रहे थे कि जब मॉस्को में, यहाँ रूस में वो इंडियन डायस्पोरा के साथ बातचीत कर रहे थे, तो फिर से उन्होंने वो 2014 के पहले की स्थितियाँ उठाई कि पहले की देश की स्थिति ये थी, जैसे बहुत ख़राब स्थिति में, बहुत विकट स्थिति में देश था, और अचानक से 14 के बाद वो बहुत उसका प्रभाव बढ़ गया। अभी उस पर हम लोग बात करते हैं। बड़ी देर से अमलेंदु जी को देख रहा हूँ, लगातार खबरें देख रहे हैं। कुछ नई खबर, कोई ताज़ा? एक तो ताज़ा अपडेट ये है कि जो सीनियर एडवोकेट हैं डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक मेंशन की है याचिका, और वो याचिका ये है कि जो महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले समूह के सदस्यों को अयोग्य ठहराने की से इनकार करने वाली याचिका थी, मतलब उस पर जो आदेश आया था उसको उन्होंने चुनौती देते हुए उसको दाखिल किया एक सुप्रीम कोर्ट में। ये है। दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट आज जो एक फैसला सुनाएगा, हालांकि उस पर उसने विस्तार से चर्चा करते हुए 8 मई को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने। मामला ये है कि पश्चिम बंगाल ने ये मामला दायर किया था कि जब उसने राज्य की सामान्य सहमति निरस्त कर दी CBI के लिए, उसके बाद जो CBI ने मुकदमे दायर किए उनको लेकर की याचिका थी, तो उस पर आज उसका फैसला आएगा। यह एक खबर, हालांकि वो पुरानी है, लेकिन वो उसकी चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ED की ज़बरदस्त फटकार लगाई है। छत्तीसगढ़ का एक नागरिक आपूर्ति भ्रष्टाचार मामला था, 2019 से चल रहा था, और उसमें 5 साल हो गए, अभी तक उसमें ED कोई भी अपनी ECIR दाखिल नहीं कर पाई और चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। इस पर खंडपीठ ने था उनको फटकार लगाई, कहा कि आप अपना इस पर हलफनामा दाखिल कीजिए। हलफनामा दाखिल करने को कहा तो जो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल थे SB राजू, उन्होंने कहा कि साहब हम इस पर हलफनामा दाखिल नहीं करेंगे, जब बहस होगी तब उसमें हम बातें रख देंगे, क्योंकि इससे न्यायपालिका की तस्वीर बहुत ख़राब होगी। तो पीठ ने पूछा कि न्यायपालिका की खराब क्यों हुई, तो उन्होंने बताया कि सर सितंबर 2022 में एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि हाई कोर्ट के मौजूदा जज संवैधानिक अधिकारियों के संपर्क में थे जो अपराधियों की मदद कर रहे थे। फिर उन्होंने पूछा कि क्या आप इसे सार्वजनिक करना चाहेंगे। इस पे पीठ ने कहा कि भाई इसमें न्यायपालिका की छवि कहाँ से आ गई, पर आप इसमें अपना हलफनामा दाखिल कीजिए। अच्छा, एक चीज़ और भी है अमलेंदु जी, ED हो, CBI हो, इनकी जो सक्सेस रेट है, ख़ासतौर से जब पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो मामले होते हैं उसमें इनका सक्सेस रेट बहुत ही कम है, और उसको लेकर के अक्सर कई बार न्यायपालिका ने कमेंट किया है और चर्चा होती रहती है। बावजूद इसके ED और CBI, ख़ासतौर से इधर ED की चर्चा ही ज़्यादा हो रही है, इनके जो कार्यप्रणाली है उसमें कोई बदलाव नहीं दिखाई पड़ रहा। नहीं, इसमें कोई बदलाव दिखाई नहीं पड़ रहा है, और ज़बरदस्त इनको कई बार फटकार लग चुकी है सुप्रीम कोर्ट से, और ये भी कहा गया है कि भाई आप जो काम करते हैं उसको कायदे के अनुसार कीजिए, नियमों के अनुसार कहिए, आप कानून से ऊपर नहीं। इस तरह की टिप्पणियाँ भी हुई हैं। और आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ का ही एक शराब घोटाला था, कथित शराब घोटाला, जैसे दिल्ली का शराब घोटाला है, उसको खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कह के खारिज किया कि आप इसमें कोई मनी ट्रेल नहीं पकड़ पाए और कहीं इसमें 1 पैसे की बरामदगी नहीं हुई। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है, ये धन शोधन का केस नहीं है, PML एक्ट में नहीं आता है। इनकम टैक्स चाहे तो उसमें अपनी कार्रवाई कर सकता है, आप क्या ये केस नहीं आता निर्देश करें। तो इस तरीके बहुत से केस ED के हैं जो खासतौर से पॉलिटिकल मोटिवेटेड हैं, तो उनको लेकर के लगातार चर्चा होती रहती है। एक खबर और है समीर जी, वो ये कि कल प्रधानमंत्री रूस में थे और बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, और फिर वहाँ वो बताए थे बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए युद्ध में, ये इस तरीके से बातें कर रहे थे। जिस समय प्रधानमंत्री वहाँ थे, UN में एक रिपोर्ट रखी गई और बताया गया UN में जॉयस मूसा हैं वहाँ जो उनके मानवीय सहायता के मामलों के शीर्ष अधिकारी हैं, उन्होंने जो यूक्रेन में सोमवार को हमला हुआ था रूस का, उसको लेकर के वहाँ संयुक्त राष्ट्र में जानकारी दी, और काफ़ी कड़ी निंदा जो है वो रूस की गई है। और ये कहा गया है कि उसने अस्पताल में भी हमला किया, उसमें बच्चे जो उसमें हताहत हुए हैं। तो यानी कि प्रधानमंत्री जिस समय वहाँ थे उस समय UN में जो था वो रूस की निंदा चल रही थी। तो ये हम विश्वगुरु की बातें जो कर रहे हैं, मतलब उसका ये संदर्भ देना एक ज़रूरी लगता था समीर जी। बिल्कुल। और एक चीज़ और, जब आपने रूस का जिक्र किया है तो यहाँ रूस का की एक और बात करें। वहाँ पर जो ये हुआ है कि जो बहुत सारे यहाँ पे श्रमिक गए, उन श्रमिकों को वापस लाने की बात हुई है, वहाँ उनको वापस किया जाएगा। लेकिन एक उसमें बड़ी एक कह लीजिए कि गंभीर मामला है कि उन श्रमिकों को रूस की सेना में इस्तेमाल किया गया यूक्रेन के ख़िलाफ़, बहुत सारे सैनिकों की मृत्यु भी हुई है। वहाँ एक जिसको कह लीजिए कि इसलिए वो बहुत संवेदनशील और गंभीर मसला है कि
उन सैनिकों को बहुत ज़्यादा वेतन दिया जा रहा है, ऑफ़र किया जा रहा है, किया भी गया है। कई अगर उसको हम करोड़ में यहाँ के रुपए के टर्म में देखें तो 1 करोड़ से ज़्यादा है और तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। ये चिंता पैदा करने वाला विषय इसलिए है कि जब यहाँ के लोगों को ले जा कर के वहाँ की सेनाओं में भर्ती किया जाएगा, आज रूस कर रहा है, कल को कोई दूसरा देश भी करेगा, बेरोज़गारी से तंग लोग युवा यहाँ के उधर जाएंगे, तो कितना बड़ा यहाँ पर जो ह्यूमन क्राइसिस जो होगी वो होगी। जिस तरह से अफ्रीकन कंट्रीज़ के लोग दूसरे देशों में जा कर के वहाँ की सेना में शामिल होते हैं और दूसरी जगहों पर इस्तेमाल किए जाते हैं। नहीं, ये तो है। और रूस ने खासकर जब यूक्रेन के साथ युद्ध हुआ उसके बाद से ओपन किया था रूस ने ऐसे अपॉइंटमेंट्स को, और इंडिया से एजेंटों के थ्रू लोग जा रहे थे, कई फंस गए, कई की वहाँ जान भी चली गई, और ऐसी खबरें खूब आई हैं। कल हालांकि प्रधानमंत्री और पुतिन के बीच, दोनों के बीच जब बातचीत हुई है तो इसको कहा गया है कि जो वहाँ हैं सेना में उनको वहाँ से बाहर किया जाए, और उसको वापसी पर सहमति बनी है। ये अच्छी बात है कि वापसी पर सहमति बनी, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने देश में बेरोजगारी है तभी तो जा रहे हैं, और बेरोजगारी में अपना देश अव्वल है, तो इसलिए अपने देश में आप वहाँ से ले आने की कोशिश कर रहे हैं। और रूस को भी आज इंडिया की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया का मार्केट सबसे बड़ा मार्केट है, और किसी ज़माने में रूस से सबसे ज़्यादा खरीदी आर्म्स की मतलब डिफेंस की होती थी। लेकिन अब जो है वो धीरे धीरे भारत भी, और जब से नरेंद्र मोदी का एरा आया है तब से हमारी डिपेंडेंसी इजराइल पर, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका पर ज़्यादा हो गई, और जो बजट था वो बजट मैक्सिमम डिवाइड होने लगा दूसरों के बीच। तो रूस को ज़रूरत है आज डिफेंस बजट की, और वो अब भारत दे रहा है। रूस अभी अलग थलग है यूक्रेन वार के कारण, और ये अच्छी बात है कि भारत और रूस के बीच में ये एक संपर्क उस ढंग से हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, बायलैटरल एग्रीमेंट हो गया कि अब रूस में जितने भारतीय हैं जो सेना में काम कर रहे हैं वो वापस आएंगे। लेकिन साथ साथ यहाँ सोचना होगा कि यहाँ के रोजगार को कैसे बेरोजगारों, और ये कितना खतरनाक संकेत दे रहा है। अगर हम देखें कि जो ये मिलिशिया टाइप का एक वो बन रहा है, अग्निवीर जो निकलेंगे, इनको फिर कोई दूसरे देश के लोग भी अगर ज़्यादा पैसा दे करके खरीदेंगे तो हम ट्रेन हम कर रहे हैं सरकारी पैसे से, और उनको 4 साल के बाद बेरोज़गार कर दे रहे हैं, दूसरे देशों में जाएंगे तो कितना आप, क्योंकि अगर वो स्वेच्छा से जा रहे हैं वहाँ कर रहे हैं तो आप उस पर रोक भी नहीं लगा सकते हैं, अभी तो वापस ला रहे हैं। तो ये कितना खतरनाक ट्रेंड है। इसीलिए आप देखिए कि वो जो शहीद रायबरेली के अंशुमान सिंह है, उनकी माँ ने कहा कि बहुत ख़राब चीज़ है, बहुत ख़राब योजना है, इसको वापस लिया जाना चाहिए। राहुल गांधी तो लगातार कह ही रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले अग्निवीर योजना को ही हम खत्म करेंगे, और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता ये बात कह रहे हैं। तो अग्निवीर योजना के कारण युवाओं में जो एक हताशा है, निराशा है, और उसमें भी 14 अग्निवीर, 14 नहीं बल्कि अभी 15वें अग्निवीर की खुद जान लेने की जो खबर आई थी वो बड़ा मतलब ऐसी डरावनी खबरें आती हैं। तो इसलिए यहाँ सरकार को फिर से सोचना होगा कि अग्निवीर योजना को लाकर आप क्या कर रहे हैं। आप याद कीजिए संसद में अग्निवीर को लेकर जब बात हो रही थी, राहुल गांधी ने जब सरकार के ऊपर आरोप लगाए तो खड़े हुए थे राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर, और कह रहे थे कि सभापति महोदय, ऐसी योजना न सिर्फ भारत में है बल्कि दुनिया के कई देशों में है। भाई, दुनिया के कई देशों के हिसाब से भारत है क्या? आपको ये समझना होगा। दुनिया के कई देशों में क्या 140 करोड़ पॉपुलेशन है क्या? और अगर चीन में भी सेकंड पोजीशन पे चीन है तो वहाँ कैसा चल रहा है ये देखिए आप। और क्यों दुनिया के दूसरे देशों के हिसाब से कर रहे हैं? दुनिया के दूसरे देश ब्रेड खाते हैं, बटर खाते हैं और उसी पे जीते हैं, तो आप भी वही करेंगे क्या? तो अलग अलग परिवेश है, उस परिवेश के हिसाब से। और हमारे देश में 140 करोड़ जनता के लिए, युवाओं के लिए आप रोजगार कैसा सृजित करना चाहते हैं वो आपको सोचना होगा ना। आप देना क्या चाहते हैं? आप इसलिए दुनिया के दूसरे देशों में जब अच्छी चीज़ें रहती हैं उसको मतलब अपने आप को डिफेंड करने के लिए दुनिया के देशों की तरफ आप बात करते हैं। जब डिफेंड नहीं कर सकते हैं तो फिर आप वो तो पश्चिमी देशों की बात है इसलिए उसकी बुराई करते हैं। पश्चिमी देशों के परिधान को आप यहाँ अगर लड़कियाँ पहन लेती हैं तो आप देखिए उनके पीछे आप लग जाते हैं। आप 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन क्या करते हैं आपके लोग, ये सब तो हम लोगों ने देखा है ना। तो बहुत कुछ ये सब तो है। दूसरे तमाम जो इंडेक्स होते हैं उनमें जब हम नीचे आते हैं तो आप उनकी जो एजेंसियां उन्हीं को खारिज करते हैं। बिल्कुल, जितने इंडेक्स आते हैं उसको आप खारिज कर देते हैं अपने हिसाब से। जो मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू,
तो ये अगर करेंगे आप तो इससे नहीं चलता है। आपको कहीं ना कहीं बताना पड़ेगा, अपने देश के हिसाब से पॉलिसी बनानी पड़ेगी और उसी हिसाब से काम करना होगा। अग्निवीर योजना अगर लोगों को पसंद नहीं आ रहा, युवाओं को पसंद नहीं आ रहा है, अभी कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें कर्नल रोहित चौधरी ने जो बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। 8 से 9 लाख जो सेना में अभी हैं लोग, वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं और सेना के प्रति रुझान कम हो रहा है। अगर रुझान कम होगा तो रक्षा कौन करेगा? युवा अगर उस दिशा में नहीं जाएंगे तो फिर रक्षक कौन होगा देश का? आप राष्ट्रवाद के नाम पे 2019 का चुनाव जीत के आए थे, ये मत भूलिए। और उस राष्ट्रवाद की लहर कैसे पैदा हुई थी? 40 जवानों की शहादत के कारण। ये जवान नहीं रहेंगे तो कौन करेगा? शहादत ना हो इसकी भी चिंता आप कीजिए। इसलिए क्योंकि पिछले 1 महीने में कितने जवान शहीद हो गए, 5 घटनाएं हो गई इसी जम्मू कश्मीर में। तो इन घटनाओं से सबक लेने की ज़रूरत है। कैप्टन अंशुमन सिंह के घर पे उनकी मां से जब मुलाकात कल राहुल गांधी ने की तो बहुत इंपॉर्टेंट बातों में से एक बात यही थी जो उनकी मां भी कह रही थी कि इस योजना से युवाओं के प्रति हताशा है, निराशा है, और ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं। तो इसलिए इसको समझना जरूरी है। और क्या, और ये जो अग्निवीर है, बहुत सारे सवाल हैं, उनकी चर्चा होती रही है पॉलिटिकली भी, और एक्सपर्ट्स लोग भी ये उठा रहे हैं कि भाई आप उनमें 1/4 को 25% को तो आप उस एकोमोडेट कर देंगे सेना में, जो 75% होंगे वो कहाँ जाएंगे? वो यही सारी खतरनाक संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। जो रूस में श्रमिक गए, उनका सैनिक के रूप में इस्तेमाल हुआ, ये तो ट्रेंड सैनिक अगर लोगों को मिलने लगेंगे तो फिर डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन ये हमारे देश के लिए खतरनाक स्थिति होगी। अगर कुछ विजुअल्स आ रहे हों चुनाव से संबंधित, जहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं, तो हम टीम से कहेंगे कि उनको दिखाएं। ये है विजुअल्स, ये हाँ, ये है विजुअल्स, और इनकी कुछ अपडेट्स अगर हैं अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल, अपडेट्स में वही 9 बजे तक के ही है भी है, और जिसमें बिहार में अभी 9.23। एक बड़ी खबर आ रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका थी सीबीआई के खिलाफ पश्चिम बंगाल की, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर पश्चिम बंगाल द्वारा केंद्र के खिलाफ दायर मुकदमा विचारणीय है। यानी कि सीबीआई जो मिसयूज़ कर रही है, उसका मिसयूज़ किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, उसमें जो बंगाल ने दायर किया मुकदमा, वो जो है वो विचारणीय है, यानी उस पर विचार हो सकता है। ये अभी खबर गंभीर है, मतलब वो बिल्कुल पूरी तरीके से ऐसा नहीं कि उसको खारिज कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ जो ये आप विजुअल देख रहे हैं, ये उपचुनाव के विजुअल हैं, और 13 सीटों पर आज उपचुनाव, 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। और ये उपचुनाव बहुत मायने रखते हैं, इसलिए भी क्योंकि इस उपचुनाव से कहीं ना कहीं जैसे शुरुआत में भी हम लोग बात कर रहे थे कि एनडीए और इंडिया, इन दोनों में किसमें कितना दम है, कौन किस पर भारी है, ये पता चलेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ भी उत्साह है अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों में जहाँ जहाँ उपचुनाव हो रहे हैं। पहले जल्दी से बता देना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें बिहार की 1 सीट पे उपचुनाव, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर, हमीरपुर की 1 सीट है, उसके अलावा नालगढ़ है और देहरा है। ये हिमाचल प्रदेश। मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा में 1 सीट पर उपचुनाव है, और फिर पंजाब में जालंधर वेस्ट पर उपचुनाव है, तमिलनाडु में उपचुनाव है, उत्तराखंड की 2 सीटों पर उपचुनाव है, वेस्ट बंगाल की 4 सीटों पर, पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर। और कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की ये चारों सीटें, टीएमसी इन 4 सीटों पर मजबूत है। उत्तराखंड में कहा जा रहा है कि इन दोनों सीटों पर बीजेपी मजबूत है। तमिलनाडु में डीएमके की बात हो रही है। और ओवरऑल देखा जाए तो अभी तक, हालांकि चुनाव रिजल्ट ये सब अलग है, लेकिन अभी तक इंडिया गठबंधन का पलड़ा इन 13 सीटों में भारी दिखाई देता है। और जो शुरुआत में मैं कह रहा था कि हो सकता है कि, और ये देखा जाएगा, मापा जाता है, एक पैमाना होता है। वो पैमाना क्या कि सरकार में जो है सत्ता पक्ष में है और उसकी जीत अमूमन होती है। लेकिन क्या यहाँ पर सत्ता पक्ष में सत्ता पक्ष पर केंद्र की सत्ता में एनडीए है, और सपोज बिहार है, जैसे बिहार की जो सीट है रुपौली, इस रुपौली सीट में आप देखिए एक मजेदार तथ्य यहाँ पर ये है कि पप्पू यादव, जिनके खिलाफ बीमा भारती गई थी, लड़ रही थी आरजेडी की कैंडिडेट के रूप में पूर्णिया से, पप्पू यादव बीमा भारती के प्रचार में गए। पप्पू यादव बीमा भारती के प्रचार में गए और उन्होंने कहा कि इनको बीमा को जिताना है। एक ही समुदाय के लोग हैं वहाँ, एक ही कम्युनिटी के लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने जो जेडीयू ने जो कैंडिडेट उतारा है। लेकिन ये एक अच्छी खबर है
कि मतभेद नहीं है। हालांकि बहुत बुरी तरह हारी बीमा, बहुत बुरी तरह हारी, और ये तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को भी समझना चाहिए था कि जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच जो दोनों के बीच जो ट्यूनिंग बनी थी, वैसे ही अगर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के साथ बिहार में हो जाता तो परिस्थितियां परिणाम कुछ और होते। जैसे परिणाम उत्तर प्रदेश में आए वैसे परिणाम हो सकते थे, लेकिन वहां वैसा नहीं हुआ। तो अलग अलग तस्वीरें, जरा क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुन भी लेते हैं। इधर हाँ, ये मतदाता है। हाँ, ये कहाँ की हैं तस्वीरें और ये क्या बोल रहे हैं, अगर ये सुनाई पड़े हम लोग सुन सकें इसको। तो ये 13 विधानसभा सीटें हैं जिन पर उपचुनाव हो रहे हैं अभी। इनकी जो वहाँ के मतदाता जो लाइन में लगे हुए हैं, ये भी खैर उपचुनाव में इस तरह की लाइनें कम देखने को मिलती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती हैं, लेकिन कम देखने को मिलती हैं। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है अमलेंदु जी, हाथरस में जो ये घटना हुई है उसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती बहुत ज़्यादा हमलावर हैं। सरकार पर तो हैं ही हमलावर, ख़ास तौर पर वो उस भोले बाबा जो सत्संग जिनके यहाँ हो रहा था, जो जिनके आश्रम में जिनकी तरफ से आयोजित था, वही उन्हीं को वो कह रही हैं कि मुख्य आयोजक उसके वही थे। लेकिन एसआईटी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें वो नहीं जीते हैं, तो उसको लेकर के हम लोग अभी चर्चा करते हैं। बाकी ये जो इलेक्शन में हम लोग लगातार अपनी स्क्रीन पर ये विजुअल देख रहे हैं, ये विजुअल्स ये बता रहे हैं कि जो उत्साह है मतदाताओं में वो उसी तरीके का दिखाई पड़ रहा है जैसी अगर जो हमारे सामने अभी जो तस्वीर है, ये सुबह 10 बजे तक ये तस्वीरें तभी आती हैं जबकि जो मुख्य चुनाव होते हैं, यानी कह लीजिए कि विधानसभा और लोकसभा के उपचुनाव, मुख्य चुनाव, ये तो उपचुनाव है। लेकिन ये उत्साह दिखा रहा है कि यहाँ जो मतदाता हैं, जिन भी वजहों से यहाँ पर ये चुनाव हो रहे हैं, होना पड़ रहा है, शायद ये उससे खुश नहीं है। ये नहीं चाहते थे कि उसी सीट पर जीते हुए लोग इस्तीफा दें और फिर से वो चुनाव में आए। तो ये क्या लग रहा है, ये क्या दर्शा रहा है? नहीं, देखिए बहुत सी परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से चुनाव हो रहे हैं। कुछ सीटें खाली हुई हैं, कुछ निधन हुआ है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। तो उपचुनाव खैर होते रहते हैं, समय समय पर होते रहते हैं, वो है। लेकिन जो उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, तो ये अभी कुछ जो ये लाइन में लगे हुए मतदाता हैं कुछ बोल रहे हैं, इनको हम सुन लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। काम पे वोट एकदम बिल्कुल। मन में क्या ख्याल है, किसको देना है, कि किसको से मतलब किस आधार पे वोट देना है आपको? विकास, काम और किस आधार तो वही है। कुछ मन में सोचे होंगे ना, जो जिसको आप वोट दे रहे हैं उससे क्या उम्मीद बने, क्या काम होना चाहिए? कुछ और काम तो छूट गया है? नहीं, काम जो छूटा बढ़ा विकास का है वो पूरा हो, यही उम्मीद लेकर आए हुए हैं। शिक्षा में सुधार हो। सबसे ज्यादा शिक्षा। जी हाँ, शिक्षा का के लिए यहाँ बहुत अभाव है, न कोई कॉलेज है न कुछ है इस विधानसभा क्षेत्र में। क्या नाम हुआ आपका? अवधेश कुमार सिंह। मन में क्या है, किस आधार पर वोट देंगे, नाम पर कि काम पर? काम पर। काम पर। क्या मन में है कि ये सब काम और कुछ बचा हुआ होना चाहिए? कुछ काम है दिमाग में? बहुत कम बचा हुआ है। जैसे क्या, बहुत कम शिक्षा में भी त्रुटि है, गांव में भी विकास का कमी है। जैसे नल योजना है, कहीं नल में नहीं है, टूटी लगा हुआ है, वैसे दे दिया, शो कर दिया है, पानी का विकास है नहीं, यही सब रुका हुआ है सब। मतलब काम पर वोट पड़ रहा है? जी जी। क्या नाम हुआ? मंटू मंडल। नाम पर कि काम पर वोट? काम है पर नहीं, बोलो ना। हाँ काम है पर नहीं, कामे पर ना। का काम बचल है? बहुत कम बचा हुआ है कि क्या? जैसे सर मान लीजिए बिजली आता है और जाता है, वोल्टेज सपोर्ट नहीं रहता है। हम लोग तो काम चाहिए ना, हम लोग जो जनप्रतिनिधि भेजते हैं, काम न चाहिए, यही सब है दिक्कत। क्या नाम है? सीताराम मंडल, गोविंद मंडल। का नाम पर काम पर? काम पर। का मन में है, कुछ काम बचल है का? नहीं, काम क्या बचे, काम अपने दे दिलो ऐसे। की नाम? गोविंद मंडल। हैं वहाँ के ये विजुअल्स हैं
और अगर किसी वहाँ कैंडिडेट की अगर कोई बाइट हो तो हम चाहेंगे टीम से अपने की अगर उसको यहाँ पर अगर हम लोग सुन सकें तो। की जो प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन की बीमा भारती, उनकी बाइट है, उसको हम लोग सुन लेते हैं। अगर उसको हम लोग सुन सकते हो तो आप ले आइए स्क्रीन पर। कोई टफ नहीं होगा। हर चुनाव जो है ना टफ होता है। हम लोग हर चुनाव लड़े हैं, आज से नहीं, कोई नई चुनाव लड़े हैं। 2000 ईस्वी से लड़ते आ रहे हैं, निर्दलीय से लेके पार्टी से। तो इस बार भी कोई नहीं होगा और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपको देखने के लिए। आरोप तो हमारा रहेगा ही, क्योंकि हमारे आदमी को पकड़ के लेके जा रहा है, थाना में बैठा रहा है, कार्यकर्ता को परेशान किया जा रहा है। तो हम यही प्रशासन से आग्रह करेंगे, इस तरह से मत कीजिए, एक तरफा मत कीजिए। सब सम्मानित है, सब जो उम्मीदवार है सब एक सम्मान के तरह देखना चाहिए। किसी कार्यकर्ता को आप परेशान कर रहे हैं, किसी को आप मतदान करने के लिए फ्री छोड़ रहे हैं, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव आयोग से मिलेंगे क्या इस बार? चुनाव आयोग से तो कंप्लेंट करे रहे हैं कि इस तरह से जो धंधली हो रहा है इस पर निगरानी ले। चुनाव आयोग से भी आग्रह करेंगे कि हर बूथ पर डिस्टर्ब किया जा रहा है, हमारे जो मतदाता है उसको वोट नहीं गिराने दे रहा है। रात में भी कुछ हुआ था? रात में भी फोर्स आया था तो पूरा घर घेरा हुआ था, और जो है कि हमारा जो कार्यकर्ता उसको भी उठा के ले गया, और जहां हम जा रहे थे वहां पर फोर्स लगा दिया था। तो इसलिए पूरा डिस्टर्ब किया है, लेकिन जनता जो है कि इस बार सजग हो चुका है और लालटेन में वोट गिर रहा है। तो ये रुपौली सीट से, जो बिहार की रुपौली सीट जहाँ उपचुनाव हो रहा है, वहाँ की आरजेडी कैंडिडेट बीमा भारती हैं। अब ये कह रही हैं कि उपचुनाव में वहाँ इनके कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, जैसा कि इनका आरोप है, और मतदाताओं को आने से रोका जा रहा है। उपचुनाव में वैसे भी कहा जाता है कि जिसकी सरकार रहती है तो वो उसके फेवर में अमूमन वो चुनाव होते हैं। तो क्या इसी तरह से फेवर में होते हैं क्या, जो दिख रहा है, और जैसा कि बीमा भारती आरोप लगा रही हैं? नहीं, देखिए प्रशासन का दबाव तो रहता है, सरकार का जो स्थानीय सरकार होती है उसका दबाव तो रहता है निश्चित तौर पे, लेकिन पश्चिम बंगाल से उल्टी खबरें भी आ रही हैं। वहाँ खबरें ये आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो उत्पात मचा रहे हैं, तो इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। तो सब तरीके की खबरें हैं। तो अब ठीक है, अब ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। लेकिन जो हम लोगों ने दिखाई थी पहले मतदाताओं की एक बाइट थी, वो लोग कह रहे थे कि हमको नाम पर नहीं काम पर वोट देना। मतलब 3 लोगों से उस संवाददाता ने बात की, एजेंसी के संवाददाता ने, और तीनों ने कहा कि नाम पर नहीं, हमको काम पर वोट देना, और हमको जो प्रतिनिधि भेजते हैं उससे हमको काम चाहिए। यानी कि समीर जी, एक जागरूकता अब लोगों में आ रही है कि अब हमको काम चाहिए है, और जो काम करेगा उसके लिए हम करेंगे। ये बीमा भारती जो वहाँ से इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार हैं, ये पहले जनता दल यू की तरफ से विधायक थी, और उन्होंने उससे इस्तीफा दिया। फिर जब वो मत परीक्षण हुआ नीतीश कुमार का, जब उन्होंने पलटी मारी थी, तो ये बीमा भारती जो थी वो इस तरफ खेमे में आ गई थी, फिर इस्तीफा देकर के आई। फिर वो पूर्णिया से चुनाव लड़ी लोकसभा का, आरजेडी के टिकट पे पप्पू यादव निर्दलीय लड़े, उसमें वो हारी फिर, और फिर जाकर के वो लड़ी पप्पू यादव ने, फिर उनका समर्थन भी किया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, तो यानी अब एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि अब लोग काम चाहते हैं, अब सिर्फ नाम पे बातें नहीं चलेंगी। यानी वो समझ चला गया कि आप लच्छेदार भाषण दीजिए, उन भाषणों के आधार पे आपको वोट मिल जाए। तो अब आपको काम करना पड़ेगा, जनता आपको चुन के इसलिए भेजती है। अब ये परिणाम अगर यहाँ का जो है, तो ये मतदाताओं की बाइट से साफ लग रहा है कि परिणाम बताएगा कि काम को लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं पसंद कर रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार तो बहुत दिनों से मुख्यमंत्री हैं, और दोनों पार्टियों के सहयोग से, यानी भारतीय जनता पार्टी भी और आरजेडी के सहयोग से भी रह चुके हैं। अब उनके काम को लेकर के रिजल्ट तय होना ना होना कितना मायने रखता है? काम तो हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 15-20 दिनों के भीतर 13-14 वहाँ पे पुल ढह गए हैं, सड़कें ढह गई हैं। इसको तो क्या लग रहा है आपको, ये जो काम दिखाई पड़ रहा है, मतदाता जो काम पर वोट दे रहा है, तो इन्हीं कामों को देखेगा या कुछ और देखेगा? नहीं, निश्चित तौर पे इन कामों को भी देखेगा। अब जैसे कि एक व्यक्ति कह रहा था कि साहब वो बिजली नहीं आती, आती है चली जाती है, यानी समस्याएं हैं बिजली को लेकर के। आप तो बता रहे थे कि बिहार बहुत विकसित राज्य बन गया है, सुशासन बाबू हैं, और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के बाद तो आप और ज़्यादा सुशासन आपका हो गया है। तो अगर सुशासन इतना ज़्यादा हो गया है तो 19 दिनों में 13 पुल गिरने की घटनाएँ तो बिहार से आ चुकी हैं। और तेजस्वी यादव ने चैलेंज दिया है कि इसका जारी कीजिए, किस समय में पुल बने और किसने इसको सैंक्शन किया और कब बने ये पुल। तो इसको तो अभी तक तो जारी किया नहीं है, बिहार सरकार ने जारी करना चाहिए अगर तेजस्वी यादव का दावा गलत है। तो बहरहाल बहुत राजनीति के अपने आरोप प्रत्यारोप हैं, लेकिन एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि बातें ज़्यादा हैं और काम कम है। तो अगर बातें ज़्यादा हैं तो बातों से काम नहीं चलेगा, ये हमको समझ में आ रहा है। बाकी तो अब जनता जो है वो अपना देगी मतलब। और इन बाइट से ये भी समझ में आ रहा है कि मतदाता जागरूक है और उसको पता है कि कहाँ वोट देना है और किस वजह से वोट देना है। वो लोकसभा चुनाव में भी दिखाई पड़ा है और आगे भी दिखाई पड़ेगा और दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, मतदाता की जागरूकता तो साफ दिखाई दे रही है। मतदाता जैसे कह रहे हैं काम पे या नाम पे ऐसे ही कुछ सवाल पूछ रहा था वहाँ, हाँ किस पर वोट देंगे ये चल रहा था, तो वो तो दिखाई दे रहा है।
है, लेकिन उपचुनाव बहुत, जिस शुरुआत से मैं कह रहा हूँ, उपचुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 13 सीटों के उपचुनाव, इसके बाद उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पे भी उपचुनाव होना है। उसकी अभी तारीख नहीं आई है और भी कुछ हैं उपचुनाव होने हैं। तो उपचुनावों का दौर, उसके बाद फिर 4 राज्यों के चुनाव का दौर भी शुरू होगा और उसके बाद फिर 5वां राज्य दिल्ली भी है, जहां अगले साल फरवरी तक चुनाव होना है। और उसके बाद बिहार है अगला राज्य, जहां अगले साल नवंबर दिसंबर में लगातार चुनाव है। लेकिन क्या इन चुनावों के बीच मध्यावधि चुनाव भी होगा? एक सवाल लोग बार बार पूछ भी रहे हैं, समीर जी, की क्या मध्यावधि चुनाव की तरफ भी देश जा सकता है? तो जो शुरुआत में मैं कह रहा था कि ये रोज लगता है कि मध्यावधि चुनाव हो सकता है, रोज लगता है कि ये सरकार गिर सकती है, और इसीलिए इस पर चर्चा तो होनी चाहिए। क्योंकि जब आप फुल मैंडेट के साथ नहीं रहते, 272 सीटें आज की तारीख में, देखिए 2014 में 282 सीटें थी बीजेपी के पास, 2019 में 303 सीटें थी बीजेपी के पास, लेकिन इस बार 240 सीटें हैं। और इसलिए यहाँ एक बीजेपी को ये डर तो है। अब वो जो भी कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश करें कि नहीं, हम बिल्कुल सब कुछ गुडी गुडी है, बहुत अच्छा है, लेकिन वैसा बाहर से आप दिखाइए, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। और किसी भी दिन बैसाखियों के सहारे वाली बैसाखियां खिंच जाएंगी तो सरकार गिर जाएगी। तो रोज की ये, लेकिन उसके साथ साथ जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें उपचुनाव हो रहे हैं, और उपचुनावों में आज का जो परसों रिजल्ट आना है, ये रिजल्ट मायने रखता है। इसके बाद क्या कुछ, क्योंकि इसके बाद फिर 22 तारीख से लोकसभा और राज्यसभा की शुरुआत हो रही है, संसद की शुरुआत हो रही है, बजट सत्र है। बजट सत्र में भी बजट को पास कराना एक बड़ी चुनौती होगी नरेंद्र मोदी के सामने, क्योंकि बजट पास नहीं होने का मतलब है सरकार का गिर जाना। और अब अभी तो लिस्ट लेकर के आए थे नायडू साहब, अब उस लिस्ट में कितनी चीजें मानी गई हैं, इस पर भी बहुत कुछ ये भी बहुत डिपेंड करता है। तो एक बड़ी चुनौती सामने है, बजट बहुत बड़ी चुनौती है। और नायडू साहब की बातें अगर उस बजट में आप नहीं मानते हैं, 48,000 करोड़ रुपए मांग रहे हैं नायडू साहब, अगर वो नहीं कुछ लाख करोड़ रुपए का टोटल बजट आ गया है जो मांग रहे हैं, 48,000 करोड़ रुपए तो सिर्फ राजधानी के डेवलपमेंट के लिए है। तो ये अगर नहीं मिलता है, और आप जब बजट पर जब उसको पास कराने के लिए जब वोटिंग होगी, उसमें अगर आज आपने देखा, आज इंडियन एक्सप्रेस में हरिवंश जी का आलेख है, उपसभापति हैं हरिवंश, और सभापति महोदय के राह पे ही चलते हुए उन्होंने लिखा है, जो उनका आर्टिकल है, उस आर्टिकल में कहीं ना कहीं उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को वहाँ क्रिटिसाइज किया है। नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको क्रिटिसाइज किया है। कुल मिलाकर के उस आर्टिकल में यही है कि विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष वॉकआउट कर जा रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ, ये तमाम चीज़ें हैं। सरकार के पक्ष को, नरेंद्र मोदी की सरकार को डिफेंड करने की कोशिश हरिवंश जी, अगर सभापति ऐसे आलेख लिखने लगे, उपसभापति ऐसे आलेख लिखने लगे, सभापति भाषण देने लगे। अभी आपने देखा 2 दिन पहले सभापति का भाषण एक कॉलेज के एक यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में उन्होंने भाषण दिया। देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति, उनका भाषण, और खासकर उन्होंने सीधा सीधा पी चिदम्बरम के एक आलेख पर उन्होंने उंगली उठाई है। तो ये अगर हो रहा है, पहले हम लोगों ने नहीं देखा, इसलिए क्योंकि पीठासीन अधिकारी अगर सरकार को डिफेंड करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वो अधिकारी ऐसा होता है जो दोनों पक्ष के लिए बराबर होता है। जज की भूमिका होती है, और जज के लिए कानून सबसे बड़ी चीज होती है। जज के लिए जो कानून की किताबें हैं वो सबसे बड़ी चीज होती है, और उसके लिए हम किधर से आए हैं ये बड़ी चीज नहीं होती। ये इन लोगों की का, चाहे ये लेक्चर हो इनका सभापति महोदय का, ये धनखड़ साहब का, और चाहे ये हरिवंश जी के जो साहब आलेख की बात कर रहे हैं, अगर ये चाहते हैं कि इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि सदन में जो विपक्ष है वो सरकार जो भी कर रही है उसका आप समर्थन करते चलो, क्योंकि विरोध करेंगे तो सरकार इतनी जल्दी विरोध मानेगी नहीं। विरोध करने के लिए वो शोर मचाएंगे, तब भी नहीं सुना जाएगा तो बाहर निकलेंगे। क्योंकि अगर सरकार सुन ही रही होती, मणिपुर की घटना इतनी बड़ी हो गई, उस पर सरकार सुन ही रही होती, तो विपक्ष को बहिर्गमन करने की जरूरत क्यों थी? सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे सभापति या उपसभापति आलेख के जरिए या भाषणों के जरिए आप डिफेंड कर रहे हैं। आप क्रिटिसाइज कीजिए, लीडर ऑफ अपोजिशन ने गलत किया, क्रिटिसाइज कीजिए, विपक्ष गलत कर रहा है, क्रिटिसाइज कीजिए, लेकिन आप डिफेंड कैसे कर रहे हैं? आप दोनों पक्ष के, आप एक जज की भूमिका में हैं। या तो आप ये बता दीजिए कि
सरकार बिल्कुल सर्वेसर्वा तो है, लेकिन सरकार पाक साफ है, सरकार की कोई गलती नहीं है, सरकार कोई गलती कर ही नहीं सकती। अगर आप इस बात को रख रहे हैं और यही बताने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर जज कैसे माना जाए? क्योंकि आप उस कुर्सी पे हैं, आप जज हैं और जज इस देश के लोकतंत्र के जज हैं, उस सभा के जज हैं, वहाँ आपके नीचे हैं सब। वही बात ओम बिरला साहब के लिए भी लागू होती है। तो ये अभी जो 22 तारीख से जो सदन और खासकर जो मानसून सेशन शुरू हो रहा है, जिसमें बजट पेश करना है, पूर्ण बजट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ अब बीजेडी के सांसद इनके साथ नहीं हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। राज्यसभा में बीजेडी के सांसदों की संख्या ज़्यादा है, वो अब साथ नहीं है, सरकार के साथ नहीं है। और क्या तेलुगु देशम के सांसद रहेंगे साथ, ये तो बजट बताएगा। ये तो लिस्ट में किस पे टिक लगा है वो हाँ, वो बताएगा। क्या इसके बाद भी, क्योंकि देखिए टीडीपी के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि लोकल सरकार से, यानी कि विधानसभा में जितनी उनकी सीटें हैं वहाँ पर एनडीए की सरकार है ऐसे देखा जाए, लेकिन टीडीपी लीड एनडीए की सरकार है, बीजेपी उसमें शामिल है। बीजेपी को जितनी सीटें आई हैं, बीजेपी अपना हाथ खींच भी ले आंध्र प्रदेश में, तब भी सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस बैठे रहिए। आप वो वहाँ एनडीए की सरकार है, लेकिन वहाँ बैसाखी वाली सरकार नहीं। ये वैसे ही है जैसे केंद्र में 2014 और 2019 में सरकार थी बीजेपी की, ये वैसे ही एनडीए, मैं बीजेपी की कह रहा हूं। हाँ, इसलिए क्योंकि एनडीए की सरकार थी, बट एनडीए का नाम तक नहीं लेते थे नरेंद्र मोदी, ये पहली बार नाम ले रहे हैं। तो इसलिए यहाँ इंपॉर्टेंट है कि आंध्र प्रदेश में अगर टीडीपी कहे कि तुम जाओ, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं, मैं अपना समर्थन वापस लेता हूं, हालांकि उसका असर केंद्र की सरकार पर नहीं पड़ेगा, तब तक नहीं पड़ेगा जब तक कि नीतीश कुमार अपना समर्थन वापस ना ले लें या कुछ और अपना समर्थन वापस ना ले लें। लेकिन और अभी नीतीश कुमार समर्थन वापस लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, अगले 6 महीने तक तो नज़र नहीं आ रहा है, आगे देखते हैं क्या होता है। तो केंद्र की सरकार पर असर पड़ते हुए नहीं दिखाई देता है, लेकिन बजट पास कराने में हालत खराब हो जाएगी, ये असर दिखाई दे रहा है। और अगर बजट पास नहीं करा पाए तो सरकार आपकी गिर जाएगी, फ्लोर टेस्ट है वो, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहां से एक दूसरी तस्वीर नजर आती है। आज का ये उपचुनाव क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूं। इसलिए ये उपचुनाव इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर अगर एनडीए को इस उपचुनाव के रिजल्ट में बढ़त नहीं मिलती है, एक सीट से भी बढ़त नहीं मिलती है, तो आप तय मानिए कि यहां से जो एनडीए के समर्थक घटक दल हैं, जो बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, वो डाउन होंगे, उसी मनोबल डाउन होगा। ये जिनकी बैसाखी पे टिकी हुई सरकार है, इससे एक फैक्टर इसमें और है जो आप सरकार की जो उसकी स्थिरता है उसको लेकर के जो आशंका जता रहे हैं। एक ये भी कहा जा रहा है कि ये बैसाखियों पे टिकी सरकार तो है, लेकिन बैसाखियों से ज़्यादा उसको इस समय अपनी पार्टी के भीतर की जो बैसाखियां हैं वो उसका ज़्यादा खतरा दिखाई पड़ रहा है। तो क्या इस तरह की भी परिस्थितियां दिख रही हैं क्या कि सरकार का फेस भी बदल सकता है, सरकार हो सकता है बनी रहे और फेस बदलने की बात, खास तौर से महाराष्ट्र चुनाव के बाद, और तब तक जब प्रधानमंत्री मोदी भी 75 की उम्र के हो रहे हो। आत्मस जी, आपको लगता है कि मोदी जी अपनी कुर्सी छोड़ेंगे? नहीं, मोदी जी तो प्रयास में होंगे कि ये बैसाखियां भी ना घटने पाए, लेकिन अब बहुत सी चीजें ऐसी हो रही हैं जो मोदी जी के चाहने के तक मोदी जी उस कुर्सी से चिपके हैं, वो चिपके रहेंगे, वो बिल्कुल फेविकोल है। और किसी की हिम्मत नहीं उनकी पार्टी में जो उनको हटा दे, किसी की हिम्मत नहीं आरएसएस में जो उनको हटा दे। ये सरकार जब गिरेगी तभी नरेंद्र मोदी हटेंगे, वरना नहीं हटेंगे, ये तय मानिए। ये राहुल गांधी के शब्दों में लिख कर रख लीजिए या लिख कर रख लीजिए। यानी गिरा सकती है सरकार तो ये दोनों बैसाखियां ही गिरा सकती हैं, दूसरा कोई नहीं। इसका कुछ सरकार पर कुछ जो उपचुनाव हो रहे हैं 13 सीटों पर, अमलेंदु जी, केंद्र सरकार पर या वहाँ की जो खास तौर से अगर हम पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश की बात करें, वहीं ज़्यादा सीटों पर हैं, उनका वहाँ की राज्य सरकारों पर स्थिरता पर तो खैर कहीं दोनों जगह में कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन क्या कुछ कोई पॉलिटिकल मैसेज देने में सक्षम होगा इसके परिणाम? देखिए, पॉलिटिकल मैसेज देने की वजह से ही उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के उपचुनाव साथ में नहीं करवाए गए,
क्योंकि तब अगर होता तो 23 सीटों के एक साथ नतीजे आते और 23 सीटों में फिर भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति होती है, क्या संदेश जाता, ये समझा सकता था। यानी कि फिर ये मोहर लग जाती है कि भारतीय जनता पार्टी का डिक्लाइन अभी भी जारी है और नरेंद्र मोदी के अंदर क्षमता नहीं बची है। तो उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के साथ में उपचुनाव इसलिए नहीं करवाए गए, वो बाद में कराए जाएंगे, तो उसके ताकि एक साथ कोई नैरेटिव नहीं बनने पाए। देखिए कुल मिलाकर के लड़ाई नैरेटिव की है कि क्या नैरेटिव बन रहा है और क्या नैरेटिव बनेगा आगे चल करके। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छे तरीके से समझ रही है कि उसके माहौल देश में उसके खिलाफ है और उपचुनाव की जो परिणाम आएंगे उससे भी एक माहौल और बन सकता है और विपक्ष को ये हमला करने का मौका मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी का माहौल खराब है। तो ये कुल मिलाकर के इस तरीके ये सब हुआ। तो इसका निश्चित तौर पे देखिए उपचुनाव हो या कोई भी सा भी चुनाव हो, उसका सबका असर कुछ ना कुछ पड़ता है और जाहिर सी बात है कि राजनीतिक प्रक्रिया है तो राजनीतिक नैरेटिव जो उस पर भी उसके प्रभाव पड़ेंगे। उपचुनाव के भी पड़ेंगे, राज्यों के विधानसभा के चुनाव होंगे उनके भी परिणाम पड़ेंगे, देश की राजनीति भी पड़ेंगे। जैसा आपने कहा कि महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव के बाद जो है कुछ परिस्थितियां बदल सकती हैं, निश्चित तौर पे बहुत सी परिस्थितियां बदल सकती हैं, बहुत सी नैरेटिव बन सकते हैं, ऐसा पड़ सकते हैं और दबाव बढ़ सकते हैं। बाकी वो क्या परिस्थिति बनेगी वो अलग का मसला है। और ज़्यादातर का जो मतलब निकाला जाएगा वो इससे जोड़ करके निकाला जाएगा, चाहे जीतें चाहे हारें, वो फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस से जोड़ करके निकाला जाएगा कि इस जीत पर या इस हार पर किसका प्रभाव पड़ा है। और अभी तक जो 11 बजे तक की जो पोलिंग का आंकड़े हैं अगर आपके पास हैं तो अच्छा, तो उस 11 बजे तक के आंकड़े आए हुए हैं। बिहार की रुपौली सीट पर अब तक 18.48% वोटिंग हुई है। बहुत अभी इसको एक बहुत अच्छा परसेंटेज तो नहीं कहा है जी, क्या है आंकड़े बताएं। सर जैसे बिहार के रुपौली में अगर देखा जाए तो यहाँ पे अभी 11 बजे तक 18.48% वोटिंग हो चुकी है, जहाँ से कि बीमा भारती प्रत्याशी हैं। और हिमाचल प्रदेश के देहरा सीट पर यहाँ पे 31.61% तक वोटिंग हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर सीट की अगर बात करें हम तो वहाँ पे भी 31.81% वोटिंग हो चुकी है अब तक। और यहाँ नालागढ़ सीट पे 34.63% वोट डाले जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में आए अगर हम तो अमरवाड़ा की सीट पर 36.81% वोटिंग की जा चुकी है। और पंजाब की जालंधर वेस्ट सीट पर 23.40% लोग वोट डाल चुके हैं। तमिलनाडु में विक्रवंडी सीट जो है यहाँ पे 29.97% मतदान किए जा चुके हैं। अब उत्तराखंड अगर चलें तो वहाँ मंगलौर की सीट है, वहाँ पे 26.99% वोट डाले जा चुके हैं। उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर 21.20% लोग वोट डाल चुके हैं। अब वेस्ट बंगाल में 4 सीटों पे मतदान हो रहे हैं। पहली सीट बागदा, यहाँ पे 22.63% मतदान किया जा चुका है। इसकी अगली सीट रायगंज, जहाँ की 25.98% मतदान हो चुका है। मानिकटला सीट पर 21.89% लोग वोट डाल चुके हैं। और वेस्ट बंगाल की ही रानाघाट दक्षिण सीट है, यहाँ पे 26.32% वोटिंग की जा चुकी है। अगर वोटों का प्रतिशत देखा जाए सर तो काफ़ी ही अच्छी संख्या में लोग वोट कर रहे हैं। उपचुनाव में जिस हिसाब से यहाँ पे भीड़ आ रही है, काफ़ी अच्छी संख्या में लोग मौजूद हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो उपचुनाव के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, परसेंटेज जो है इसका मतलब कि लोग इन उपचुनाव में भी दिलचस्पी ले रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं ये दिखाई पड़ेगा अगर कुछ और बाइट्स और विजुअल्स जो वोट उसमें लाइनों में लगे हैं अगर उनकी कुछ आई हों मतदाताओं की तो एक बार सुनवाएं। और लेकिन अभी जो बिहार की रुपौली सीट से लोग बता रहे थे तो उससे काफ़ी कुछ पता लग रहा है कि वो उस पर जो है वो काम पर वोट दे रहे हैं, सरकार के उस पर दे रहे हैं। अब इन चुनाव के बाद अगर हम एक बार फिर से राजीव जी प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रिया यात्रा पर, उनकी जो मॉस्को के बाद ऑस्ट्रिया जा रहे हैं, 41 साल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहाँ जा रहे हैं और उसके पहले जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी गए हैं। जो मॉस्को में उन्होंने जो भारतीय समुदाय के लोगों से बात की और पुतिन के साथ उनकी जो बड़ी उत्साहजनक जो बैठक रही, मुलाकात रही, उसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। ऑस्ट्रिया की यात्रा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं या इसका क्या प्रभाव आप देखते हैं या क्या मकसद होगा वहाँ की यात्रा करने का? सच बताऊं तो मोदी जी रिकॉर्ड बना रहे हैं और ऑस्ट्रिया ठीक है 41 साल बाद 40 साल बाद कोई प्रधानमंत्री जा रहा है
और रूस के साथ जो संबंध है वो द्विपक्षीय 25 साल उसके हो गए। उसी पर मोदी जी को रूस का जो सम्मान मिला, सर्वश्रेष्ठ सम्मान, सर्वोच्च सम्मान मिला है, उसी पे मिला। सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो दिया गया कल, वो भारत और रूस के इस द्विपक्षीय संबंध के 25 साल होने पे दिया गया है। और 25 साल में ये जो 10 साल है और 6 साल बाद नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, 7वें साल में पहुंचे थे। तो ये जो भारत में कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को इतना बड़ा सम्मान मिल गया, वो नरेंद्र मोदी को नहीं मिला है। वो सम्मान उस जगह पे, उस कुर्सी पर कोई भी रहता तो उसको मिलता। 25 साल से, हाँ, उसको जो संबंध, और आज का संबंध नहीं है। 25 साल तो द्विपक्षीय संबंध की, लेकिन ये आज से नहीं है। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के सामने 2 विकल्प थे। आपको किसके साथ जाना है? आपको अमेरिका के साथ जाना है या यूएसएसआर के साथ जाना है? भारत ने यूएसएसआर के साथ जाना पसंद किया। जवाहरलाल नेहरू की जो नीतियां थी, वो नीतियों के साथ यूएसएसआर जो है काफ़ी करीब नज़र आता था। और उस हिसाब से भारत के डेवलपमेंट में यूएसएसआर का जो सोवियत संघ था उस ज़माने में, जो 1991 में टूट गया, बिखर गया, उस सोवियत संघ के साथ भारत की नीतियाँ काफ़ी मैच खाती हुई नज़र आई। भारत को काफ़ी बेनिफिट्स दिए गए वहाँ से। भारत में बहुत सारे उद्योग स्थापित किए गए वहाँ उस ज़माने में, नेहरू जी के ज़माने में। डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि अंग्रेज़ आज़ाद तो कर दिए थे, लेकिन खोखला था भारत पूरा का पूरा। बहुत सारे डैम बनाए गए, बहुत कुछ। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है, ऑस्ट्रिया की बात आप पूछ रहे हैं, मैं रूस की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रूस जाना और ये द्विपक्षीय संबंध, कोई भी भारत का प्रधानमंत्री रहे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं कि आज की तारीख में पुतिन कहीं नहीं जा सकते, अपने देश को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि उनके ऊपर युद्ध के कारण उनको युद्ध का अपराधी घोषित किया गया है और इंटरपोल में केस है, और उसके कारण वो कहीं भी एयरपोर्ट पे गिरफ्तार हो सकते हैं। और भारत का संबंध इंटरपोल के साथ में भी है, अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उसका पालन करना भारत का है, तो वो नहीं जा सकते, इसलिए इनको जाना पड़ा। या रूस के विदेश मंत्री या उप प्रधानमंत्री वो भारत आते हैं, पुतिन नहीं जा रहे हैं रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण। लेकिन ऑस्ट्रिया के साथ जहां तक बात है, ऑस्ट्रिया के साथ एक औपचारिकता मात्र कह सकते हैं आप। उसके अलावा ऑस्ट्रिया, वियना, ठीक है, आप जा रहे हैं, रूस गए हैं तो वहां भी चले गए। फ्रांस और जर्मनी के साथ जो संबंध है भारत का, क्योंकि खासकर डिफेंस के मामले में भारत को दाने लोग डालते हैं, डिफेंस के मामले में हथियार खरीदेगा भारत। $100 बिलियन से ज़्यादा का कल कॉन्ट्रैक्ट रूस के साथ हो गया, $100 अरब का कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन यहाँ अब वियना के साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट वियना के साथ भी हो जाएगा। गए हैं मोदी जी तो कुछ करके आएंगे, लेकिन कोई खास मुझे नहीं लगता। वहाँ का जो इंडियन डायस्पोरा है उसको भी संबोधित करेंगे, जो भारतीय लोग वहाँ हैं, नरेंद्र मोदी। और मज़ेदार तथ्य है कि वहाँ के लोगों, जो वहाँ का जो पक्ष है उससे न मिलकर नरेंद्र मोदी अपने पक्ष से मिलते हैं, क्योंकि वोट बैंक तैयार करते हैं विदेश में रहने वाले लोगों के लोगों को बताते हैं कि 2014 के पहले क्या था भारत, और 2014 के बाद भारत क्या हो गया है, वही बताते हैं जो यहाँ बताते हैं। आप देखिए, आप नरेंद्र मोदी जी के विदेश में दिए गए भाषणों को निकालिए। 2014 के बाद जितनी जगह नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिए विदेश में, उनके भाषणों में एक रूपता है, समानता है। समानता यही है कि 2014 से पहले हिंदुस्तान में कुछ था ही नहीं। 2014 से पहले हिंदुस्तान बिल्कुल कबीलाई संस्कृति में जी रहा था, खलीफे होते थे, ये मान लीजिए। मुझे एक वाकया आता है। मैं एक बार रिपोर्टिंग के लिए गया था, बाढ़ की रिपोर्टिंग शायद थी या शायद चुनावी रिपोर्टिंग थी, तो एक छात्र था, मुझे गोरखपुर में मिला, कहा कि योगी जी और मोदी जी तो बिल्कुल योगी डिगामा हो गए हैं, मोदी डिगामा हो गए, कि उसके पहले भारत में कुछ था ही नहीं, जो कुछ है सब उन्होंने खोजा। बिल्कुल बिल्कुल, डिगामा दोस्तों आप जानते होंगे, समीरात्मक जी, वास्को डिगामा, जिसने जो आए तो गोवा पहुंचे थे, गोवा का पोर्ट पहुंचे थे, लेकिन कोलंबस जब निकले तो हिंदुस्तान की खोज के लिए निकले, भारत की खोज के लिए, इंडिया की खोज के लिए निकले, और अमेरिका पहुंच गए तो रेड इंडियंस हो गए। तो भारत की खोज करते रहे लोग, और भारत की सभ्यता संस्कृति काफी पुरानी है, और सब आते रहे विदेशों से भारत
भारत की ओर। लेकिन ये डिगामा, चाहे मोदी डिगामा हो चाहे योगी डिगामा हो, कहने का तात्पर्य यही है कि कहीं ना कहीं भारत की अगर आज की तारीख में आप खोज कर रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत ऑलरेडी आज़ाद है, भारत तरक्की कर चुका है। आज आप कह रहे हैं कि भारत जो है वो चांद पे पहुंचा और उस जगह पे पहुंचा है। कल भाषण दे रहे थे नरेंद्र मोदी जी और रूस में, और कह रहे थे कि उस एरिया में पहुंचा है, दक्षिणी छोर पे, जहां पर अभी तक कोई दूसरा देश नहीं पहुंचा। बहुत अच्छी बात है, आपके रेजिम में पहुंचा, आप तालियां पीट लीजिए। लेकिन वहां तक पहुंचाया कौन? साइकिल पर अगर आप लेकर के और इसरो की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी तस्वीरें भी आती हैं, तो वो उसकी तैयारी किसने की? नींव, फाउंडेशन किसने दिया, ये रखा, ये सब भी समझना होगा। लेकिन अच्छी बात है, बढ़ाइए, भारत की में तरक्की हो, भारत के युवा जो हैं बेरोजगार न रहें, अग्निवीर जैसी योजनाएं न लाकर अब कुछ ऐसी योजनाएं लाइए जिसमें, क्योंकि अब उम्र जो है वो बढ़ रही है। यानी पहले का ज़माना नहीं है कि जब आज़ाद भारत हुआ था तो 32 साल एक एवरेज उम्र थी, अब 72 साल एवरेज उम्र है भारत की। तो कम से कम, और आप अपने लोगों को तो एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन देते रहते हैं, एक्सटेंशन सरकार बना रखा है आपने अपने चीफ सेक्रेटरी से लेकर जितने भी ऐसे नौकरशाह हैं सबको एक्सटेंशन दे दिया है। तो ऐसे एक्सटेंशन आप रोजगार मांगने वाले लोगों को भी दे दीजिए, बेरोजगारों को दे दीजिए। तो बहुत सारे सवाल उठते हैं समीरात्मक जी। सवाल तो उठते ही हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये कौन सी राष्ट्रभक्ति है, ये कौन सी देशभक्ति है कि 2014 से पहले के भारत को आप बिल्कुल निम्नतर स्तर का दिखाएं और बताएं कि बाकी जो कुछ हुआ है 2014 के बाद ये तो आपको क्या लगता है, इस तरह से युवाओं में क्या इसको लेकर के सोच होती है? सर अगर मैं यही सोचते हैं कि सच में 2014 के पहले कुछ नहीं था। सर ऐसा तो नहीं है, अगर देखा जाए तो वास्तविकता में अभी रोज़गार की जो स्थिति है वो बहुत सारे डेटा, बहुत सारी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि रोज़गार अभी बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब स्थिति में पहुंच गया है। युवाओं की अवस्था अभी जितनी ख़राब है, इसके पहले तक इतनी ख़राब कभी नहीं थी। हाँ, रोज़गार की समस्या पहले भी थी, लेकिन अभी जिस लेवल पे पहुंच गया है वो पहले शायद यहाँ तक नहीं था। पहले सरकारी नौकरियाँ थी, आज की डेट में प्राइवेटाइजेशन का एक दौर शुरू हो गया है और प्राइवेटाइजेशन के बीच कहीं ना कहीं रोज़गार की समस्या और बढ़ती ही जा रही है। रोजगार ही नहीं, सुविधाओं की भी कमी हो रही है, सुविधाओं का भी अभाव हो रहा है। अगर लोगों को देखें, पहले जो सरकारी सुविधाएं कम दाम पे मुहैया हो जाती थी, आज की डेट में प्राइवेटाइजेशन के दौर में वही सुविधाएं उन्हें महंगी पड़ रही हैं और सब्सिडी भी घट गई है उस हिसाब से। तो देखा जाए तो जनता को जो चीज़ें पहले मिल रही थी, हाँ समय के हिसाब से विकास हुआ है, क्योंकि समय बीता है तो विकास तो होगा ही, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी वहाँ तक चीज़ें नहीं गई हैं। और जब महंगाई की बात की तो मुझे कल उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री का एक बयान आप लोगों ने भी सुना ही होगा, बड़ा चर्चा में रहा, सूर्य प्रताप शाही का, कि 100 रुपये से ज़्यादा तो कहीं दाल है ही नहीं। मैं अपने दर्शकों से भी जानना चाहूँगा कि क्या उन सभी लोगों को 100 रुपये से कम में ही दाल मिल रही है क्या? मुझे तो नहीं मिल रही। मतलब मैं वैसे आदत है कि ख़रीदता हूँ तो मैं किसी चीज़ का दाम देख करके चीज़ नहीं खरीदता हूँ, जो चीज़ पसंद आ रही है तो ले लेता हूँ। पर इतना तो पता ही है कि किस चीज़ के दाम क्या चल रहे हैं। 200-250 रुपये प्रति किलो दाल मिल रही है, और नहीं तो बहुत आपको खुदरा बाज़ार में भी 150 रुपये में। लेकिन राज्य के कृषि मंत्री कह रहे हैं कि 100 रुपये से ज़्यादा कोई दाल नहीं बिक रही है। बड़े ट्रोल भी हो रहे थे। और जो रोज़गार और बेरोज़गारी की बात की, तो अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने, अभी भी वो चल रहा है कि ये देख रहे हैं कि किस विभाग में जो वरिष्ठ हो गए हैं, 50 साल के ऊपर के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनका परफॉर्मेंस क्या है। उस परफॉर्मेंस के आधार पर लोगों को जबरन रिटायर कर दे रहे हैं। उनको कहा जा रहा है कि आप VRS ले लीजिए। मुझसे एक IAS ऑफिसर ने फ़ोन करके कहा कि कितनी मज़ेदार बात है कि IAS ऑफिसर्स तो रिटायरमेंट के बाद भी नौकरी ढूंढ रहे हैं। जो कर्मचारी हैं उनसे कहा जा रहा है कि अब आप 50 साल के बाद परफॉर्म करना बंद कर दिए हैं। तो क्या कर्मचारी और अफसर होने में ये फ़र्क रहता है? हाँ, शायद हो सकता है। अभी तो सब कुछ संभव है इस राज्य में, आप जानते हैं। लेकिन जो एक्सटेंशन वाली सरकार जो आजकल ये सेंटेंस चलन में है, वो यही है। कर्मचारी और IAS ऑफिसर्स को आप देख लीजिए कितने लोग एक्सटेंशन पे हैं। तो युवाओं को रोजगार मिले, और इस पर कई चर्चा हम लोग अलग अलग अपने चर्चा के जो उसमें, हालांकि ब्रेकिंग न्यूज़ में हम एक दूसरी दिशा में चले गए हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर युवा बेरोजगार क्यों भटक रहे हैं। बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज़्यादा आज हमारे देश में क्यों है? इस सवाल का, इस क्यों का जवाब देना होगा नरेंद्र मोदी जी की सरकार को।
और नहीं देंगे तो फिर ये जिस तरह से जो परिणाम आए हैं इस तरह से मिल जाएगा। और अभी मतदाता लोग बता भी रहे हैं कि काम पर वोट देंगे। काम पे वोट देंगे और मध्यावधि कभी भी हो सकता है। ये तय मानिए। और मैं दर्शकों को बड़ी जिम्मेदारी के साथ बार बार कह रहा हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि आप तो बार बार सरकार गिराते हैं, हम रोज सरकार गिराएंगे। इसलिए क्योंकि रोज सरकार लटकी हुई सरकार है। हैंगर पर जैसे लटका देते हैं वैसे लटकी हुई सरकार है और कभी भी गिर सकती है। मध्यावधि कभी भी हो सकता है कि इंडिया गठबंधन सरकार बना ले, लेकिन मुझे नहीं लगता। इंडिया गठबंधन शायद उस दिशा में जाना ज़्यादा पसंद करेगा जहां फिर से चुनाव हो, फुल मैंडेट के साथ इंडिया गठबंधन सरकार में आए। और इसीलिए और चूंकि ये इसलिए आज ये चर्चा, क्योंकि अभी थोड़ी देर विजुअल देके आ जाइए जरा, जो उपचुनाव हो रहे हैं जिसकी बात आप कह भी रहे थे, और उत्साहपूर्वक अभी बता रही थी आराधना, उत्साहपूर्वक जो इलेक्शन हो रहे हैं, बहुत अच्छे वोटिंग अच्छी हो रही है। जिस तरह से लाइन लगी है वहाँ पे मतदाताओं की, वो लगता है कि जो आम चुनाव होते हैं उस तरह की। हाँ बिल्कुल, और होना भी चाहिए। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि उपचुनाव में उसी ढंग से प्रचार और जोश और उसी ढंग से सब कुछ होना चाहिए जो आम चुनाव में आप करते रहे हैं। और ये यहाँ अगर नहीं दिखाई देता है उपचुनाव में तो कहीं ना कहीं आप गड़बड़ करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और अगर यहाँ उत्साह है, लोग आ रहे हैं पोलिंग के लिए, बस गड़बड़ी नहीं हो। अच्छा, आरोप तो लगा रहे थे, लेकिन अब विपक्षी पार्टियों के लोग आरोप लगाएंगे ही। उनके आरोपों में कितनी सत्यता है अब ये तो चुनाव आयोग देखेगा, वहाँ का प्रशासन देखेगा। ये मुझे लगता है ये विजुअल शायद तमिलनाडु का होगा और ये दिखा रहे हैं और वोट डाल करके आए हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि उपचुनाव भले ही है लेकिन उत्साह पूरी तरीके से है। उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर भी 21.20% वोटिंग हो गई है, जबकि वहाँ हालात बड़े विपरीत हैं। इस समय मौसम बहुत ख़राब है, लगातार बारिश हो रही है। उत्तराखंड के तमाम जगहों पर कई लोगों की मृत्यु हो गई है, लेकिन मतदाताओं में उत्साह है और वो वोट दे रहे हैं। अब ये इस जो उपचुनाव है, इन उपचुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की जो 10 सीटें हैं वहाँ भी उपचुनाव होने हैं। वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो रिजल्ट आया है, बीजेपी काफ़ी दुखी है। आज की एक बहुत बड़ी खबर और भी आपको बता रहा हूँ। खबर उत्तर प्रदेश चूँकि कह रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में आज एक अखबार ने पूरा एक्सक्लूसिव छापा है और 15 किलोमीटर के दायरे में अयोध्या के आसपास ज़मीनें जो खरीदी गई हैं, वो ज़मीनें बीजेपी के लोगों ने खरीदी हैं। अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम से लेकर और बीजेपी के तमाम लोगों ने वहाँ की ज़मीनें काफ़ी महंगी कर दी, खरीद ली। और आज से नहीं, पिछले 3-4 साल से, मतलब लगातार अयोध्या के नाम पर जब से ट्रस्ट बना है तभी से और खरीद रहे हैं। ये खेल हो रहा है और ये एक बिजनेस हो गया है। अयोध्या की हार बीजेपी को अभी भी उतनी ज़मीन खरीदने के बाद भी, मंदिर बनाने के बाद भी, ये हार जो है पच नहीं रही है। और आपको बताऊं कि ये 10 सीटों पे जो है उपचुनाव, वो 10 सीटें बताएंगी। क्योंकि अभी समीक्षा बैठक कर लिया बीजेपी के नेताओं ने, बैठक हो गई, उसके बाद वहाँ ठीकरा वहाँ के मुख्यमंत्री पर फोड़ने की कोशिश हो रही है। अंदर खाने से ये भी खबर है कि बार बार एक दबाव बनाया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ कुर्सी छोड़ दें। योगी आदित्यनाथ भी नरेंद्र मोदी की तरह चिपके हुए हैं कि नहीं, मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। ये सारी खबरें आ रही हैं। तो ऐसे में ये जो आप बता रहे हैं कि 10 चुनाव होने हैं, जो 10 सीटों पर यूपी में, वो मजेदार होंगे। और राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने कह दिया है कि साथ साथ हम चुनाव लड़ेंगे, यानी इंडिया गठबंधन साथ लड़ने जा रहा है वहाँ यूपी का। और यूपी की 10 सीटों में अगर ये आप जान लीजिए कि अगर आंकड़े 60%, 60-40 के हो गए या 55% और 45% के भी हो गए, तो फिर यहाँ से एक दूसरी तस्वीर दिखाई देगी बिल्कुल आगे के लिए। और जो आपने अयोध्या का जिक्र किया, मैं उसको बताना चाहूँगा कि जो हार का अयोध्या में ही नहीं, आसपास के भी जिन जगहों पर जहां बीजेपी हारी है, तो ये ज़मीन वाला फैक्टर बड़ा महत्वपूर्ण है। वहां के स्थानीय लोगों की ज़मीनें सस्ते दामों में ख़रीद ली गई, दाम बढ़ा दिए गए फिर सर्कल रेट, और दूसरे लोगों ने ख़रीद लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दिया गया, स्थानीय लोगों का वहां आना तक रोक दिया गया। हालांकि चुनाव के बाद इन चीज़ों में परिवर्तन हुआ, अब जो तमाम बैरिकेडिंग लगी थी वहाँ पर उन सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया है। तो ये सब बहुत बड़े, वहाँ पंचकोसी यात्रा होती थी, वहाँ लोगों का आना रोक दिया गया। तो ज़रा सा नहीं किया गया था सरकार की ओर से वहाँ पर, जिससे वहाँ के लोग परेशान थे और वो परेशानी यहाँ दिखाई पड़ गई। और सही आप कह रहे हैं कि जब उत्तर प्रदेश की ये 10 विधानसभा सीटों पर जब उपचुनाव होंगे, वहाँ के जो परिणाम आएंगे, तो उससे पता चलेगा कि एक
किधर की ओर राजनीति जा रही है, चूंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में सबसे चौंकाने वाला परिणाम, चौंकाने वाले तो नहीं थे, वो पता लग रहे थे, लेकिन बाद में जो चौंकाया और जो बीजेपी की जो स्थिति रही वहाँ तक पहुँचाने में उत्तर प्रदेश का खासा योगदान रहा। एक बार अगर शॉर्ट में सारे फिर से आप परसेंटेज अगर बता दें टोटल, उसके बाद हम लोग इस कार्यक्रम को अब समाप्ति की ओर ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल 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 11 बजे तक के जो आंकड़े अभी बता रही थी आराधना, वो आंकड़े वही हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। बिहार में 18.5% की पोलिंग हुई है बिहार के रुपौली सीट पर। हिमाचल प्रदेश के देहरा सीट पर लगभग 32% कह सकते हैं। हिमाचल की दूसरी सीट जो है, हिमाचल में 3 सीटों पर मतदान है आज, और उपचुनाव जो हो रहे हैं उसमें हमीरपुर की सीट है और नालगढ़ की सीट है, और चाहे हमीरपुर हो, नालगढ़ में 34%, जबकि बारिश का मौसम है उसके बाद भी, और फिर अमरवाड़ा मध्य प्रदेश में 36.81, मतलब लगभग 37%। जालंधर वेस्ट में 23.5% कह सकते हैं। तमिलनाडु की जो एक सीट है और विक्रम मंडी, उसमें लगभग 30% की पोलिंग है। उत्तराखंड के मंगलोर में 26, लगभग 27%। बद्रीनाथ में आप अभी बता रहे थे मौसम खराब है, और फिर भी वहाँ लगभग 21.5%, और बागदा में लगभग 23%, और रायगंज वेस्ट बंगाल, फिर मनिकतला, फिर उसके बाद रानाघाट दक्षिण, ये वेस्ट बंगाल में 25-26%, 21% की पोलिंग है, 22% की पोलिंग है। ये 11 बजे तक की ये पोलिंग, और इस बरसात में तो एक अच्छा कह सकते हैं कि एक रुझान अच्छे हैं, और इस रुझान को रिजल्ट में, जब रिजल्ट आएगा परसों, तो देखा जाएगा कि क्या, और रिजल्ट भी हम ऐसे ही ब्रेकिंग आप लोगों तक पहुंचाएंगे ही। लेकिन एक ये जो 13 सीटों पे मतदान है, ये बहुत मायने रखता है। रिजल्ट और संदेश देता है, बड़ा राजनीतिक संदेश देगा। जब परिणाम आएंगे तो पता भी चलेगा कि क्या राजनीतिक संदेश इससे मिल रहा है। तो दर्शकों, अब इस कार्यक्रम को अब समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। डीवी लाइव के साथ आप बने रहिए। जो पोलिंग जहां पर हो रही है उसके लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा आपको 2 बजे खरी और 4 बजे आप नज़र और नज़रिया, और 7 बजे राजीव जी के साथ न्यूज़ पॉइंट आप देखेंगे ही, लगातार देखते हैं। तो अब समीर आत्मज मिश्र को दीजिए इजाज़त। राजीव जी का, अमलेंदु जी का और आराधना जी, न्यूज़ रूम के सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया।